एलन इंस्टीट्यूट जैसा कि आप जानते हैं अच्छा खासा नाम है इंडिया में। तो उन्हीं के मटेरियल का आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन से लेकर इक्विलिब्रियम, केमिकल प्रोसेसेस, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये सब एक एक स्टेप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं हम लोग। इक्विलिब्रियम का सिलेबस लिखा हुआ है। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम एंड ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो इसमें जैसा कि एज यूजुअल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का कुछ मोटिवेशन रहता है, तो इसमें लिखा हुआ है कि यू कांट टीच अ मैन एनीथिंग, यू कैन ओनली हेल्प हिम डिस्कवर इट इन हिमसेल्फ। बात तो बिल्कुल ठीक कही। आप किसी भी इंसान को कोई चीज सिखा नहीं सकते, आप उसकी हेल्प कर सकते हो कि वो खुद उन चीजों को डिस्कवर करे। ठीक है जी, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम पता चलेगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पता चलेगा, ओके, एक्सप्लेन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, ओके, एक्सप्रेशन ऑफ द केसीकेपी लिखना आएगा हम लोगों को, उनके बीच रिलेशन सीखना आएगा हम लोगों को। तो उस तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। तो पहला डिस्कशन हमारा जब स्टार्ट हुआ तो इसमें फोकस है इंट्रोडक्शन पे कि केमिकल रिएक्शन क्या, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। बिल्कुल ठीक बात, आप रिएक्टेंट लिख रहे हैं, उससे प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं आप केमिकल रिएक्शन। मान लीजिए आपने हाइड्रोजन का हाफ मोलिक्यूल, क्लोरीन का हाफ मोलिक्यूल और उससे HCl बना दिया है, तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का। हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन एंड फॉर्म्स द HCl। अब देखें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। हमने इसको दो पार्ट्स में बांट दिया, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। हमने इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। होमोजेनस हेटेरोजेनस में ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन द सेम फिजिकल स्टेट। इस बात को यूं समझा दूं मैं कि फिजिकल स्टेट सेम है, फिजिकल स्टेट सेम है, तो उसको आप बोलेंगे होमोजेनस। ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, N2 3H2 फॉर्म्स अमोनिया, ये सारे गैस फेज में। हेटेरोजेनस जहां फिजिकल स्टेट दो या दो से ज्यादा हो, ओके, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन 2 और मोर फेजेस, डिफरेंट फिजिकल। देखिए सॉलिड है, यहाँ गैस है, ये सॉलिड है, यहाँ गैस है, तो यहाँ दो डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स हमें दिख जाएंगी, दो डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स हमें यहाँ दिख जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, जैसा कि आप 12वीं क्लास के काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, फास्ट, ओके, स्लो, और एक और तीसरा भी क्लासिफिकेशन है मॉडरेट। फास्ट है जैसे कोई एक रिएक्शन हुई आयनिक, या फिर यूं मान के चलूं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जितनी भी हैं और आयोनिक रिएक्शन जितनी भी हैं वो नेचर वाइज कैसी हैं, ऑल आर फास्ट विद इन फ्यू सेकंड्स। जनरली दीज रिएक्शंस आर आयनिक, HCl NaOH, विद इन फ्यू सेकंड इट विल बी कंप्लीटेड। और इनके रेट डिटर्मिनेशन बड़े ही मुश्किल होते हैं। कुछ होती है स्लो, जो हमारे फोकस पे चलेंगी, वेरी स्लो नहीं, स्लो, इनकी रेट डिटर्मिनेशन पॉसिबल। हाँ, चैप्टर बदलेगा तो इसका थोड़ा सा डेप्थ और हम धीरे धीरे पकड़ते चले जाएंगे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ हीट, अब आप सुने एक्सो, जहां हीट इवोल्व हो, जहां हीट इवोल्व हो उसको बोलेंगे आप एक्सोथर्मिक। इसको हम थर्मोडायनेमिकली रिप्रेजेंट करेंगे, सिस्टम का हीट का लॉस हुआ नेगेटिव साइन से। क्लियर, हीट इज इवोल्व्ड इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस। ओके, जब R से P बनेगा, यहां भी कई बार बच्चे कंफ्यूज होंगे। एक आपको मैं रिएक्शन बता दूं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके जब अमोनिया बनाते हैं तो यहां प्लस हीट लिखता हूं तो एक्सोथर्मिक है, लेकिन इसको लिखने का डेल्टा एच मॉडल जो है वो माइनस है, डेल्टा एच मॉडल जो है वो माइनस है। क्लियर, तो चेंज इन एंथैल्पी
यह माइनस का साइन देना पड़ेगा, जस्ट इसका रिवर्स ऑपोजिट आप यहां सोच ले, एंडोथर्मिक हीट इज एब्सॉर्ब्ड इन दीस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, आर सी तो यहां माइनस लिखना पड़ा, एक और काम कर सकते हैं आप, आर प्लस एक्स मैथमेटिकली ट्रांसफर कर दे इसको, क्लियर, रिएक्टेंट साइड में ट्रांसफर कर दें आप इसको, ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट, और इसको थर्मोडायनेमिकली एंथैल्पी चेंज में पॉजिटिव लिख देंगे आप। तो जैसा कि स्पीड बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ, ओके, जैसा कि हीट बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ, जैसा कि फिजिकल स्टेट बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ, अब है डायरेक्शन, जो इस चैप्टर में हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, रिवर्सिबल रिएक्शंस, chemical reactions in which products can be converted back into the reactant। अब आप देखें, N2 3H2 का रिएक्शन हुआ, अमोनिया बना, 3Fe 4 वाटर, ये आपके पास आयरन ऑक्साइड बना, 4 हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुए, हाइड्रोजन आयोडीन। लेकिन इनमें खासियत क्या है, ये आगे भी जा रही है और पीछे भी जा रही है, क्लियर, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। और ये सिर्फ क्लोज कंटेनर में, बड़ी हाईलाइट करने की बात है, ये इस टाइप की रिएक्शन क्लोज कंटेनर में, नहीं तो इक्विलिब्रियम नहीं बन पाएगा, कैन अटेन इक्विलिब्रियम, जैसा कि थर्ड फोर्थ लिखा हुआ है, रिएक्टेंट्स आर नेवर कंप्लीटली कन्वर्टेड। वो तो ही ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बनना शुरू हुआ, और अमोनिया अमोनिया फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनाना स्टार्ट कर गया। रिएक्टेंट्स आर नेवर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस एक्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, क्लियर, HCl NH4OH NH4Cl वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की कोई रिएक्शन होगी तो वो कभी भी रिवर्सिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा और वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा, वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। अब इसी का दूसरा पॉइंट मेरे पास है, इररिवर्सिबल रिएक्शंस। आप हो सकता है इस बातों को समझ रहे हो, स्पीड बेसिस क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन बेसिस क्लासिफिकेशन, हाँ, फिजिकल स्टेट बेसिस क्लासिफिकेशन। ओके, तो वो रिएक्शन जो एक ही डायरेक्शन में चले, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट, देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस इरिवर्सिबल होंगी। ये आपके पास NaCl H2SO4 हुआ, ओके, NHSO4 बना, सिंगल डायरेक्शन प्रोसेस है, या हाइड्रोजन बाहर इवॉल्व हो गई, और कंटेनर अगर ओपन हो फिर तो पक्का ये इरिवर्सिबल होगा, ओपन कंटेनर, ठीक है जी। और इन्वॉल्व्ड गैस, क्लियर, जिसके अंदर गैस भी इन्वॉल्व हो तो पक्का उस टाइप की रिएक्शन सिंगल साइडेड रिएक्शन होगी। प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन फॉरवर्ड, जनरली पॉसिबल इन ओपन कंटेनर, डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम, नियरली कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये इरिवर्सिबल होंगे। बहुत अच्छा हिंट है जो आपको समझना चाहिए, क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, इरिवर्सिबल कौन सी है, रिवर्सिबल कौन सी है, तो आप समझाएं, जहां स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इन्वॉल्व हो रहे हैं वो रिएक्शन ऑलवेज इररिवर्सिबल होंगी, वो रिएक्शंस ऑलवेज इररिवर्सिबल होंगी। एलन की जो नीट की स्टडी मटेरियल है उसको हम वर्ड टू वर्ड पढ़ने जा रहे हैं, तो गोल्डन की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसके बारे में हम जान लें। देखिए, जब भी कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड ना कर रखी हो, ठीक है जी, तब हम मानकर चलेंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रही है। दूसरी बात, अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है, ओके, और उसका अगर फॉरवर्ड प्रोसेस एक्सो है, अगर उसका फॉरवर्ड प्रोसेस एक्सो है, ठीक है, तो इसका जो बैकवर्ड प्रोसेस होएगा बाय डिफॉल्ट ही वो एंडो माना जाएगा, ठीक है जी, एंडो माना जाएगा, तो एंड वाइस वर्सा। तो अगर इधर प्लस है तो बाय डिफॉल्ट ही इधर माइनस माना जाएगा, तो मतलब एक्सो फॉरवर्ड तो एंडो बैकवर्ड, एंडो फॉरवर्ड तो एक्सो बैकवर्ड, ठीक है जी, तो एंडो एंड एक्सो ये वाइस वर्सा माना जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है जी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। प्लस माइनस इसलिए रहता है क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर, डिक्रीज करती जा रही है, तो इसके रेफरेंस में माइनस का साइन रहेगा। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, उसके रेफरेंस में पॉजिटिव साइन रहेगा। द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और
प्रोडक्ट्स इन यूनिट टाइम इज टेकन, टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन, उसको रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहे हैं। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, इसकी यूनिट भी साथ ही कंसिडर कर लेनी चाहिए क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन न्यूमरेटर में है, तो यहां लिखा रहेगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है जी, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, टाइम टेकन फॉर द चेंज, टाइम टेकन फॉर द चेंज। ओके, तो आगे बढ़ते हैं जी। अब है हमारे पास इक्विलिब्रियम एंड केमिकल प्रोसेसेस, इक्विलिब्रियम एंड केमिकल प्रोसेसेस। ध्यान से सुनिएगा एक बात को, क्या है ये इक्विलिब्रियम एंड केमिकल प्रोसेसेस? क्या तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको आप अलग से हाईलाइट कर सकते हैं, अपने नोट्स में डाल सकते हैं कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है ऑलवेज अटेन्स अ स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। उसमें इक्विलिब्रियम आएगा, क्लियर, जिस रेट से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही हो उसी रेट से रिएक्शन बैकवर्ड भी जाएगी, बैकवर्ड भी जाएगी। इसके अलग से वीडियो भी हमने बना रखे हैं, उसको भी देखें आप। कोशिश हमारी थी कि आप किसी भी टाइप के एजुकेशन से लैग ना करें आप, क्लियर, तो जरूरी है कि इसको भी आप ध्यान से सुने। कंसिडर जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन इन अ क्लोज वेसल, देखा आपने क्लोज वेसल, ओके, ए प्लस बी साइन ऑफ इक्विलिब्रियम, सी प्लस डी एंड देन रेट ऑफ फॉरवर्ड, और ये रेट ऑफ बैकवर्ड दिया हुआ है। रेट ऑफ फॉरवर्ड जो आगे जाने का स्पीड है, रेट ऑफ बैकवर्ड जो पीछे आने का स्पीड है। इनिशियली रिएक्शन अकर्स इन फॉरवर्ड, होना ही था वो तो, but as the concentration of product increases reaction also starts in backward। जैसे ही CD अपीयर होंगे वैसे ही रिएक्शन बैक जाना शुरू कर देगी। at a certain stage rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction। इसी को आप लोगों ने क्या बोल रखा है, इक्विलिब्रियम स्टेट, इसी को आप लोगों ने बोल रखा है इक्विलिब्रियम स्टेट। चेक करना चाहते हैं, ये हमारे पास है एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ती जा रही है बट स्पीड इसकी धीरे धीरे डाउन जाएगी, तभी हमने माइनस का साइन यूज किया था। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे घटती जा रही है। और इधर देखें रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, क्लियर, ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे समय बीतेगा, क्लियर, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। अब होएगा क्या, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मीट करेंगे व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, ओके, तो आपने कह दिया इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है। तब आप कह देते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है। और ये ग्राफ किस किस के बीच में बना हुआ है, ये जानना भी बड़ा जरूरी है। ये ग्राफ बना हुआ है रेट का और टाइम टेकन टू अटेन द इक्विलिब्रियम का। तो रेट वर्सेस टाइम का आपने ग्राफ प्लॉट किया है, रेट वर्सेस टाइम का आपने ग्राफ प्लॉट किया है। ओके जी, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। लीजिए, पता आपको है कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, चलिए कैरेक्टरिस्टिक सीखते हैं हम लोग। मैंने आपसे ये भी कहा कि हमारे अलग से वीडियो भी बने हुए इस पर, ये हम लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टडी मटेरियल ऑफ एलन इंस्टीट्यूट। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम। बिल्कुल ठीक बात है। जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, जितनी भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है, क्लियर, जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी कांस्टेंट हो जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा रिएक्शन रुक गई है, मेजरेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो गई है, तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम। पहली बात, एट दिस स्टेज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूसेस पर सेकंड इन द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच अपीयर्स पर सेकंड इन द बैकवर्ड। इसका दूसरा मतलब समझे आप, जो भी समझाया था आपको, रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड। तो मेजरेबल प्रॉपर्टी कांस्टेंट,
rate of forward becomes equal to rate of backward. Very important, it is dynamic in nature. लगता ऐसे है, the reaction although appears to be stopped but actually it takes place in both the direction with the same speed. दोनों तरफ चलती है सेम स्पीड से. आपको लगता ऐसे है कि रुक चुकी है, बट एक्चुअली ये रुकती नहीं है. इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं. यहां केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच फ्रॉम बोथ साइड. बताता हूं अभी मैं आपको. हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रिएक्शन होने से अमोनिया बनता है. रिएक्शन में रिवर्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी है. ओके, जब इक्विलिब्रियम रीच कर गया, इसमें आप अगर हाइड्रोजन की जगह पर हेवी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम मिक्स कर दो तो आपको कुछ देर बाद, क्लियर, कुछ देर बाद आपको कुछ देर बाद NH2D, NH2D2, ND3, HD ये सब भी एक्स्ट्रा में ऑब्जर्व होंगे. तो मेरा कहना ये है कि अगर रिएक्शन रुकी होती तो यहां N2 3H2 अमोनिया ही होना था, साथ में बस हाइड्रोजन D2 मिल जाता, हैवी हाइड्रोजन. लेकिन कुछ देर बाद इन सबका मिलना इस बात का एविडेंस है कि मोलिकुलर लेवल पे रिएक्शंस हो रही हैं. मोलिकुलर लेवल पे रिएक्शंस प्रोसीड कर रही हैं. क्लियर, मोलिकुलर लेवल में रिएक्शन में एक्टिविटी है. ओके जी. तो कुल मिलाकर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम, मतलब कांस्टेंट हो गई है. रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो गया है. डायनामिक मैंने बताया, लगता है रुक गया पर चल रहा होता है. केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड, इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. आप चाहे तो HI से स्टार्ट करें, हाइड्रोजन आयोडाइड मिल जाएंगे, और H2 आयोडाइड स्टार्ट करें आप तो HI मिल जाएगा. इसमें से ये भी कलरलेस है. क्लियर, इसके अलावा HI भी कलरलेस है. जिसमें कलर है वो है आपके पास आयोडीन. और इक्विलिब्रियम का कलर यहां चाहे आप HI से स्टार्ट करें तब भी अप्रोच करेगा, चाहे आप हाइड्रोजन आयोडाइड से स्टार्ट करें तब भी अप्रोच करेगा. ओके, एट इक्विलिब्रियम each reactant product has a constant concentration. Point number 1 देखना. And this is independent the fact whether the reaction starts from forward or backward. मैं इसको HI से स्टार्ट करूं या मैं इसको हाइड्रोजन आयोडीन से स्टार्ट करूं, बट इसमें मुझे टेम्परेचर अगर सेम है दोनों में, क्लियर, तो हाइड्रोजन आयोडीन और HI की कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर ही मिलेगी, बराबर और कांस्टेंट मिलेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट वेदर द रिएक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम फॉरवर्ड और बैकवर्ड विद द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद द प्रोडक्ट. कहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैटर नहीं कर रहा, कहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैटर नहीं कर रहा. क्लियर. फिर है मेरे पास इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम पे, हाँ, ये एक काम जरूर करता है, ये रिएक्शन को थोड़ा सा, क्लियर, जल्दी करवाने में, क्लियर, ये थोड़ा सा रिएक्शन को फास्ट करवाने में हमारी हेल्प कर देगा. बट कैटलिस्ट ओनली हेल्प्स इन अटेनिंग इक्विलिब्रियम रैपिडली, बट ये इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है. क्लियर. जिस रेट से ये फॉरवर्ड बढ़ाएगा उसी रेट से ये वापस बैकवर्ड को भी बढ़ा देगा. द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम लाइक टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, कलर, डेंसिटी डोंट अंडरगो एनी चेंज विद टाइम एट द केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशंस. जैसा कि आपको पहले भी बताया गया, क्या जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन है, चाहे वो कलर है, चाहे वो डेंसिटी है, ये सब कांस्टेंट हो जाएंगी, ये सब कांस्टेंट हो जाएंगी, ये सब कांस्टेंट होने वाली है. ओके, तो यहां चलते चलते यही बात आपको बताई गई है कि इसके अंदर आपको टेम्परेचर अगर फिक्स हो, कॉन्सेंट्रेशन, कलर, डेंसिटी, इनमें कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होता. होमोजेनस इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम इन विच द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन द सेम फिजिकल स्टेट. जैसा कि आपको पहले बताया गया था. एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हमारी इक्विलिब्रियम चैप्टर में है. इट इज द लिक्विड इक्विलिब्रियम. इट इज द
लिक्विड इक्विलिब्रियम, इट इज द लिक्विड इक्विलिब्रियम। ये मेरे पास एस्टर है, वाटर है, ये एसिटिक एसिड, इथेनॉल है। हेटेरोजेनस जिसमें फिजिकल स्टेट्स डिफरेंट हो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की मोर देन इक्वल्स टू 2 और मोर देन 2 डिफरेंट फिजिकल स्टेट, सॉलिड सॉलिड गैस गैस। ओके, तो कुल मिलाकर इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। ध्यान से सुनो भाई, क्लियर। पहली बात इसमें मुझे जो बताई गई है, कॉन्सेंट्रेशन, डेंसिटी, कलर, इंटेंसिटी ऑफ कलर, कांस्टेंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, डायनामिक लगता है रुक गई, चलती रहती है, मॉलिक्यूलर लेवल पे एक्टिविटी चलती रहती है, कैटलिस्ट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ये सिर्फ रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन कराने में हमारी हेल्प करता है। क्लियर। इसके अलावा होमोजेनस जहां सेम फिजिकल स्टेट हो, हेटेरोजेनस जहां डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स आ रखी हो। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम बुकलेट ऑफ एलन इंस्टीट्यूट का डिस्कशन कर रहे हैं लाइन टू लाइन, और अंडरस्टैंडिंग अगर आपको दिक्कत है तो मेरे से आप डिस्कशन जरूर करें। तो अब हमारे पास है एक्टिव मास। द टर्म एक्टिव मास का मतलब क्या है? मींस द concentration of reactant expressed in moles per liter, molar concentration, or the pressure of reacting gas in atmosphere. In case of gases and solutions, the molar concentration means the number of gram molecules, एक ही बात है, ये मोल ही है, ये मोल ही है, ओके, पर लीटर। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ द सबस्टांस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ये एक्टिव मास बन जाना है। एक्टिव मास इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इनक्लोजिंग द सिंबल ऑफ रिएक्टेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट। इस चैप्टर में आप एक्टिव मास को स्क्वायर ब्रैकेट से लिखेंगे, ठीक है जी। और बाकी आपको पता ही है कि मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोल कैलकुलेट करने का तरीका, किसी भी सबस्टांस का वेट, मास ऑफ द सबस्टांस इन ग्राम्स, मास ऑफ द सबस्टांस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट से उसको डिवाइड करना है। वेट ऑफ सबस्टांस डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, और यहां आपके पास वॉल्यूम रहेगा लीटर में। अगर मिलीलीटर में दे रखा हो, यू शुड कन्वर्ट द मिलीलीटर टू द लीटर। सॉल्यूशन चैप्टर में, मोल कॉन्सेप्ट में इस बारे में हम डिस्कशन करते रहते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास है कि एक्टिव मास ऑफ सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। एक्टिव मास ऑफ अ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज अ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है, सॉलिड हो और प्योर लिक्विड हो, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। यूनिट मतलब सिंगल लिखना है, एक लिखना है। अब देखो इसका रीजन भी तो हमें पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम do not change because density and molecular weight of solids and pure liquids are constant. Density तो उनकी constant पड़ी हुई है। Gaseous phase में वो वॉल्यूम ज्यादा मिलते एक्सपेंड करके अपनी डेंसिटी को लेस मोर करते रहते हैं, but it doesn't apply for gaseous substance because for them number of molecules present per unit volume change with the change in volume. छोटे कंटेनर में कम फैलेंगे, बड़े कंटेनर में ज्यादा फैलेंगे, उससे बड़े कंटेनर में और ज्यादा फैलेंगे। क्लियर। तो डेंसिटी धीरे धीरे इनकी अफेक्ट होती रहेगी। लेकिन अगर आप सोचो ना बच्चे, यहाँ आपके पास सॉलिड है, ये इतनी जगह घेर के बैठा हुआ है, तो इतनी ही जगह इसके अंदर घेरेगा, फैल थोड़ी जाएगा, एक्सपेंड थोड़ी कर जाएगा। क्लियर। तो कुल मिलाकर आपको सॉलिड और प्योर लिक्विड की जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो एक्टिव मास है, उसको आपने 1 लेना है, उसको आपने 1 लेना है। जबकि आपके पास जब कोई गैस हो, ओके, तो वहां आपको अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस कॉन्सेंट्रेशन पुट करनी है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ये पड़ा हुआ है इसका मास, ये मोलिकुलर मास, ये वॉल्यूम। और मैंने आपको बताया जो आपके पास मास अपॉन मोलिकुलर मास है, ये वॉल्यूम है, ये मोलिकुलर मास। तो इस पूरे की जगह मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम हमने डेंसिटी लिख दी है, ओके। और यहां आपको पता है ये जब मिलीलीटर में था तो 1000 लिख दिया, ये मिलीलीटर में हो जब। क्लियर है। एक्टिव मास, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस, इसको भी नोट करना भाई, अपने नोट्स में इसको लिख के रहना, क्योंकि इस पे छोटा मोटा न्यूमेरिकल बना सकते हैं।
एक्टिव मास आपको पता ही है कौन होता है, मोल बाय वॉल्यूम। यहाँ डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, ये क्या हो जाएगा आपके पास, अगेन एक्टिव मास। तो जैसी नीड पड़ेगी इसको हम यूज करके अपना न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। देखिए अब कुछ हमारे पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, फॉलोइंग अदर नेम्स ऑफ एक्टिव मास कैन आल्सो बी यूज्ड, मोल पर लीटर, ग्राम मोल पर लीटर, ओके, ग्राम मोलिक्यूल पर लीटर, मोलैरिटी भी एक्टिव मास ही है, कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव क्वांटिटी, मोल बाय वॉल्यूम, सी, कैपिटल एम, स्क्वायर ब्रैकेट, ये सब किसके लिए यूज हो रहे हैं, एक्टिव मास के लिए ही यूज होने वाली बातें हैं। तो मेरे साथ टिक कर रहे हैं। आगे आप सीखेंगे इलिस्ट्रेशंस के अंदर हमारे क्वेश्चंस के टाइप। नाउ लिसन, इलिस्ट्रेशन 1 क्या है, इन एनी केमिकल रिएक्शन equilibrium is supposed to be established when mutual opposite reaction undergoes, concentration of reactant and resulting products are equal तो भूल ही जाए आप, constant अच्छा है, clear, velocity of mutual reaction becomes equal, rate of forward becomes equal to the rate of backward। mutual opposite reaction होना अलग बात है, उसकी स्पीड सेम होना ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम है। टेम्परेचर ऑफ म्यूचुअल अपोजिट रिएक्शन बिकम्स इक्वल, ये कोई बात ना हुई। टेम्परेचर अगर हमने दो म्यूचुअल रिएक्शन का सेम ले लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इक्विलिब्रियम ही, कंडीशन जरूर है, इफ द कांस्टेंट कंडीशंस आर देयर ऑफ द टेम्परेचर तो आप एक इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ सकते हो, लेकिन इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि कांस्टेंट ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज हो या फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होना चाहिए। एक असर्शन रीजन है, ध्यान से सुने, द एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड टेकन एज यूनिट, बिल्कुल ठीक है क्योंकि उनकी डेंसिटी बदलती नहीं है। एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड डिपेंड्स ऑन डेंसिटी एंड मोलर मास, ऊपर आपको डेरिवेशन दिया था, डेंसिटी एंड मोलिकुलर मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड आर कांस्टेंट, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसका आंसर 1 हो जाना है। देखिए छोटा सा न्यूमेरिकल है, ध्यान से सुने, अमोनिया दे रखा 8.5 ग्राम, मोलिकुलर वेट इसका 17 है और आधा लीटर में है तो सीधा आधा लीटर लिख दें, ये 17 हो गया, कटकर आपके पास 1 मोल पर लीटर, 1 मोलर, ओके, 1 मोल 1 लीटर में आपके पास इसका एक्टिव मास निकलकर आ गया है। ठीक है जी, बिगिनर्स बॉक्स के अंदर क्वेश्चंस है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। इस बिगिनर बॉक्स के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें जो डिस्कशन होएगा एक्टिव मास, ये आपके पास फिर लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लें बिगिनर बॉक्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग विद केमिकल इक्विलिब्रियम, हमें करेक्ट बताना है, करेक्ट, ओके, बेस्ड ऑन एक्सटेंट टू विच द रिएक्शन प्रोसीड टू रीच द इक्विलिब्रियम वी मे हैव नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर लेफ्ट, बेस्ड ऑन एक्सटेंट टू विच द रिएक्शन प्रोसीड, बात तो बिल्कुल ठीक लिखी है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पहुंचने तक वी हैव द नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर लेफ्ट। अगर ये एक्सटेंट ज्यादा हो तो रिएक्टेंट कम बचेंगे, प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम स्टैटिक नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है, इट इज डायनामिक इन नेचर, इट इज डायनामिक इन नेचर। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीस। तो पहले को अगर आप थोड़े से ना समझे तो मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁵ है, एक की -5 है, और एक की आपके पास 10⁻⁻35 है, एक की +35 है। तो इस केस में जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा ना तो यहाँ प्रोडक्ट यहाँ रिएक्टेंट थे, अगर किसी का -35 है इसका प्रोडक्ट्स बड़े कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है, +35 है तो प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टेंट कम है, मीन बेस्ड ऑन एक्सटेंट to which the reaction proceeds to reach the equilibrium we may have negligible concentration of reactants are left, बिल्कुल ठीक बात है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट की सर्चिंग करनी है।
दूसरे क्वेश्चन के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। बिल्कुल ठीक बात है, आपको पीछे भी बताया कि रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगी तभी एक स्टेट आएगी इक्विलिब्रियम। इररिवर्सिबल में ये नहीं आ सकते, ये डबल डायरेक्शन वाले प्रोसेस में ही आ सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम आर इंपॉर्टेंट इन न्यूमरस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन। ऊपर कहीं मेंशन तो नहीं था, लेकिन बात बिल्कुल परफेक्ट है। आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हो तो वहां HbO2 बना और यही HbO2 वापस Hb+O2 में टूट गया, परफेक्ट है। रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी होमो और हेटेरोजेनस, ये थोड़ा वर्डिंग में दिक्कत रह गई, क्लियर, बिल्कुल ठीक है। H2I2 से HI का बनना, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का बनना, ये होमोजेनस रिवर्सिबल, ये हेटेरोजेनस रिवर्सिबल है। सो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। Which of the following reaction is endothermic reaction? क्लियर, बॉन्ड फॉर्मेशन कभी भी होएगा तो एक्सो होएगा, बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होती है। कंबशन ऑलवेज एक्सो होएगा। कन्वर्जन ऑफ मोर स्टेबल एलोट्रोप टू लेस स्टेबल, ये एंडोथर्मिक होएगा, क्योंकि कोई मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल तो उसकी एनर्जी कम है, लेकिन अगर कोई लेस स्टेबल हो गया तो एनर्जी उसकी बढ़ गई। तो कोई अगर लेस एनर्जी से मोर एनर्जी, तो एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर कभी भी कंडेंसेशन ऑफ वेपर टू इट्स लिक्विड स्टेट, अगर कभी लिक्विड वेपर में बदले तो ये एंडो होएगा, लेकिन अगर इसका उल्टा प्रोसेस है तो वो एक्सो होएगा। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक्टिव मास ऑफ 2 मोल ऑफ NaCl kept in 4 liter, 2/4 मोल बाय वॉल्यूम, मोल बाय वॉल्यूम इट इज 1/2। ठीक है जी, ये आंसर आ गया आपके पास। तो एक बार इस बिगिनर बॉक्स को वापस चेक कर लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाकर, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टास्क आपके पास होगा लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ मास एक्शन और द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, अब इसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Now the law of mass action or the law of chemical equilibrium, okay, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। The law of mass action given by Guldberg and Bagge, GULDBERG and WAAGE in 1864, okay। तो इसमें तो कुछ खास बात ऐसी थी नहीं कि जिसको मैं आपको रटवाऊं, इतना मास के एक्ट करने का रूल है जिसको हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें लिखा क्या गया है, ये कह रहा है The rate of chemical reaction is directly proportional to, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई, इट इज मल्टीप्लाई। ठीक है जी, मल्टीप्लाई ऑफ द एक्टिव मास, कॉन्सेंट्रेशन की बात मैंने की थी आपसे, ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस रेज्ड टू द पावर इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चेक करें एक बार, हमें समझना है M1A M2B N1C N2B एक रिवर्सिबल होमोजेनस केमिकल रिएक्शन हमने कंसीडर की है, जिसके अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट रीच कर चुकी है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। okay। अब इसमें हमें समझना क्या है, जो आपके पास ABCD के एक्टिव मास है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिए गए, क्लियर। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, ध्यान से सुनिएगा, मल्टीप्लाई ऑफ A एंड B स्क्वायर ब्रैकेट में थी, पावर मान लीजिए A आपके पास 3 बार है, ठीक है, A आपके पास 3 मोल है, 3 बार है, तो आप लिखेंगे A इंटू A, तो क्या हो जाएगा A पावर 3, ठीक है जी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड A पावर M1 B पावर M2, रेट ऑफ बैकवर्ड ये C और D लिखा जाएगा, पावर N1 पावर N2। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू KF एंड रेट ऑफ बैकवर्ड इज इक्वल्स टू KB। अब जो KF KB आ रहे हैं ना आपके पास, KF KB आ रहे हैं, ये आपके पास है क्या, दीज आर द वेलोसिटी कांस्टेंट्स, दीज आर द स्पीड कांस्टेंट्स, क्लियर। सो वेयर KF एंड KB आर द फॉरवर्ड, इस पर भी क्वेश्चन बन जाएगा, ओके। तो जब भी इक्विलिब्रियम पहुंचेगा,
जब भी इक्विलिब्रियम पहुंचेगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड के बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाएगा। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर हो जाए तो केएफ ए पावर m1 m2 केबी, हमने क्या किया, जो इक्वेशंस हमारे पास बनी थी ना ये वाली, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड, उसको वहां पुट कर लिया, रेट ऑफ बैकवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड की वैल्यूज पुट कर ली। मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 पुट करने जा रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 पुट करने जा रहे हैं, ये इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 यहां आपने लिख दिया है। ओके, तो फिर आप चेक करें केएफ बाय केबी, मैं कह रहा हूं आपसे कि इस जगह पे न्यूमेरिकल बनने के चांस रहेंगे, इस जगह पे न्यूमेरिकल बनने के चांस रहेंगे। ओके, तो केएफ बाय केबी और ये सी पावर n1 डी पावर n2 ए पावर m1 बी पावर m2 आ गया है। तो केएफ बाय केबी को आपने एक नया कांस्टेंट बोल दिया है, दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कई सारी वैरायटीज होंगी, उसके बारे में भी हमें स्टडी करना है। तो इसमें c पावर n1 n2 d पावर a पावर m1 और b पावर m2, तो इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह दिया गया है और k बराबर k बाय k भी आ गया है, जिसपे मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इस पे न्यूमेरिकल बनने की पॉसिबिलिटीज है। अब जो k है इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा, एक डेफिनेट वैल्यू होगी फॉर अ रिएक्शन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स रिएक्शन फिक्स, k का वैल्यू फिक्स होने वाला है, टेम्परेचर फिक्स k, टेम्परेचर फिक्स रिएक्शन फिक्स, k का वैल्यू फिक्स होने वाला है, ये कभी बदलेगा नहीं। क्लियर? अब आप सुने इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जैसा भी बताया आपको, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब उसने कहा जी इसके टाइप है, इसमें दो ही टाइप दिए, तीसरा टाइप मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं यहाँ, दैट इज द केएक्स, जो कॉन्सेंट्रेशन के रेफरेंस में, जब कॉन्सेंट्रेशन के रेफरेंस में के को लिखा जाए तब उसको बोलते हैं केसी, पार्शियल प्रेशर्स के रेफरेंस में लिखा जाए तो उसको लिखते हैं पार्शियल प्रेशर के रेफरेंस में केपी, और जब मोल फ्रैक्शन के रेफरेंस में उसको लिखा जाए तो उसको बोलते हैं आप के एक्स। ठीक है जी। अब आपके पास है फॉर रिएक्शन M1A M2B N1C N2D। ओके, तो यहां मैंने क्या किया, केसी को लिखना तो सी डी पावर n1 n2 ए बी पावर m1 m2, और यूनिट आपको बताया था मोल पर लीटर किसकी, इस एक्टिव मास की, यहां पीसी पीडी पीए पीबी n1 n2 m1 m2, यूनिट क्या है इसकी एटीएम। ठीक है जी। तो रिलेशन केपी केसी के बीच का क्या है, रिलेशन केपी केसी के बीच का क्या है, उस पर हम काम करना शुरू करते हैं। एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं हम लोग, कंसीडर रिवर्सिबल होमोजेनस केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन, वही सेम ऊपर जो हमने लिखी थी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होने वाला है, उस तरह बढ़ते हैं जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास केसी ये हुआ, केपी ये हुआ, सब जानते हैं, ये भी हमने भी सीखा था, ये भी हमने सीखा था। प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, के का रिप्रेजेंटेशन में प्रोडक्ट्स न्यूमरेटर में लिखे जाएंगे, रिएक्टेंट्स डिनोमिनेटर में लिखे जाएंगे, प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। अगर कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में लिखा है तो केसी बन जाएगा, प्रेशर की टर्म में लिखा है तो केपी बन जाएगा, और मोल फ्रैक्शन की टर्म में लिखा है, ठीक है जी, मोल फ्रैक्शन की टर्म में लिखा है तो वो केएक्स बन जाएगा। अब हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन स्टेटोमीटर से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो हुआ क्या, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस मोल्स, आर आपके पास 0.0821 लीटर एटीएम, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स है, टी टेम्परेचर है। तो जो मैं कहना चाहता हूं उस तक आप भी रीच करें अपनी। मेरे पास P इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी हो गया, क्योंकि पहले क्या लिखा हुआ था, PV इज इक्वल टू एन आर टी, तो मेरे पास हो गया P इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। ठीक है जी। और ये मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिव मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने क्या किया, एन बाई वी जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव मास, मोलैरिटी, जो आप ठीक समझ पहले बताया था आपको 10 टर्म इसकी, तो पीए बराबर एसीआरटी, पीबी बीबीआरटी बीआरटी, पीसी सीआरटी, पीडी डीआरटी। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज केपी के एक्सप्रेशन में हम लिख देंगे, इस केपी के एक्सप्रेशन में
हम इसको लिख देंगे, इस केपी के एक्सप्रेशन में हम इसको लिख देंगे। ठीक है जी, तो केपी के एक्सप्रेशन में जब हम इसको लिखने जा रहे हैं तो आप देखिए केपी इज इक्वल टू सी N1 RT N1 D N2 RT N2 A M1, ये देखिए ये वाली वैल्यू पीसी को, ये आपके पास डी के पार्शियल प्रेशर को, ये ए के पार्शियल, ये बी के पार्शियल प्रेशर को। तो यहां से सी डी ए बी टर्म को अलग कर लिया है, आरटी N1 प्लस N2 आरटी M1 प्लस M2 को अलग कर लिया है। तो आपको पता है ये वाली टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, केसी को, आरटी, ये दोनों टर्म सेम थी। तो जैसे कि मेरे पास 10⁵ और 10⁻7 लिखा हो तो मैं इसको 10⁵5 - 7 लिख देता हूं ना। सिमिलर वे में ये मेरे पास N1 N2 है, ओके, जो रिप्रेजेंट मेरे को क्या कर रहे हैं, N1 N2, ऊपर इक्वेशन मैंने आपको लिखकर बताई थी, जनरल इक्वेशन, ये प्रोडक्ट्स के मोल्स हैं, ये प्रोडक्ट्स के मोल्स हैं। ठीक है जी, तो यहां मेरे पास प्रोडक्ट्स के मोल्स लिखे हुए हैं, उनका सम, रिएक्टेंट के मोल्स का सम गैसियस फॉर्म में, तो ये डेल्टा Ng बन गया। ये सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स एंड सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट बन गया। सो Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा Ng। मेरे पास एक फाइनल वेरी यूजफुल रिलेशन आ गया है, वेरी यूजफुल रिलेशन आ गया। अब आप सोचिए जब आप इसको आगे लेकर जाएंगे तो केपी केसी की यूनिट पे भी ढेरों क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो केसी की यूनिट मोल पर लीटर पावर डेल्टा Ng और केपी की यूनिट एटीएम पावर डेल्टा Ng और kx यूनिट लेस डायमेंशन लेस रहेगा ऑलवेज, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की अपनी कोई यूनिट नहीं होती है, मोल फ्रैक्शन की अपनी कोई यूनिट नहीं होती है। तो अब मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा आप, क्लियर। अब जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां डेल्टा Ng आपने जीरो कर दिया है, केपी केसी आरटी पावर, तो जब डेल्टा Ng जीरो हो गया है तो केपी केसी बराबर हो गए N2O2 2NO H2I2 2HI, ओके, केसी और केपी की यूनिट भी सेम होंगी, क्लियर, और केपी केसी की वैल्यू भी बराबर होगी। अब मैं इसमें आपको आगे लेकर चल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। डेल्टा Ng पॉजिटिव हो, डेल्टा Ng पॉजिटिव हो, डेल्टा Ng जब आपके पास पॉजिटिव हो, ध्यान से सुने, केपी केसी से ग्रेटर। वैसे इसको याद करने का एक सिंपल ट्रिक भी हमने फॉलो कर रखा है, क्या कि अगर पॉजिटिव P तो Kp ज्यादा हो गया, Kp ज्यादा हो गया, चेक कर ले। मेरे पास यहां जो डेल्टा Ng है वो 2 - 1 1 हो गया, +1 आ गया, Kp लिखा, Kc लिखा, RT पावर 1 लिखा, ठीक है जी, Kp लिखा, Kc लिखा, RT पावर 1 लिखा। सोचो कि Kc को Kp के बराबर करने के लिए RT से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, Kp को Kc के बराबर करने के लिए RT से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। Kp Kc बराबर करने के लिए RT से जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट मीन Kc की टर्म कैसी है, स्मॉल है, Kp वैल्यू में क्या है, कम है, ओके, दैट्स व्हाई Kp इज ग्रेटर देन Kc। यूनिट आपको पता ही है, अगर आप फिर भी इस पे ट्रायल करना चाहते हैं तो मैं आपको Kp Kc की यूनिट बनवा देता हूं, Kc मोल पर लीटर प्रोडक्ट, मोल पर लीटर प्रोडक्ट 2 बार, मोल पर लीटर रिएक्टेंट 1 बार, ये देखें ये कट गया, मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन आ गई। तरीका बढ़िया था कि आप एक जनरल रूल बना लें, आप एक जनरल रूल बना लें कि जब भी आपको केपी की यूनिट लिखनी पड़े, केसी की यूनिट लिखनी पड़े, तो आप मोल पर लीटर लिखें, पावर डेल्टा Ng कर दें, और इसकी यूनिट जब लिखें प्रेशर की यूनिट लिखकर पावर डेल्टा Ng कर दें। ठीक है जी, तो सिमिलरली आपके पास डेल्टा Ng जब नेगेटिव है तो Kc ग्रेटर देन Kp हो जाएगा, जब नेगेटिव है। वो चीज यहां आ रही है, अब आपके पास यहां डेल्टा Ng नेगेटिव है, Kp Kc में से Kc ज्यादा हो गया। अब आप चाहें तो इसको यहां पुट करके देख सकते हैं। मैंने लिखा 2 - 4 डेल्टा Ng
2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2, Kp इज इक्वल टू Kc बाय RT पावर 2। ठीक है जी। अब आप खुद चेक करें, Kc में RT के स्क्वायर का डिवाइड करके Kp के बराबर किया हुआ है, तो Kc टर्म में, बड़ी टर्म में, लार्ज टर्म में। ठीक है जी, तो वही यहां हो रहा है आपके पास। क्लियर। PCl3 क्लोरीन PCl5 बन गया। तो कुल मिलाकर आपके दिमाग में जो बात जाएगी, Kp Kc की वैल्यूज, Kp Kc की यूनिट, Kp Kc में से ज्यादा कौन है, बराबर कौन है, तो उस पर हमारा काम चल रहा है। तो स्पेशल पॉइंट देख ले, अगर टेम्परेचर 1/r के बराबर हो जाए, Kp Kc R T की जगह पे 1/r, ओके, तो ये टर्म कट गई, तब आपके पास Kp Kc के बराबर हो गया, Kp Kc के बराबर। और ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, इसमें 0.0821 पुट करें। जब आप इसको सोल्व करेंगे 0.0821 को, तो इसका सॉल्यूशन जो आपके पास आएगा, इसका जो सॉल्यूशन आपके पास आएगा, उससे आप एग्जैक्टली वहां तक पहुंच पाओगे जो वैल्यू आपके पास Kp Kc को बराबर कर दे, 12.18 केल्विन। तो 12.18 केल्विन पे Kp Kc बराबर हो जाते हैं। यही नहीं कि डेल्टा Ng 0 होएगा तभी Kp Kc बराबर होंगे। जब आपके पास कभी भी डेल्टा Ng चाहे प्लस हो, डेल्टा Ng चाहे माइनस हो, डेल्टा Ng चाहे 0 हो, क्लियर, Kp Kc इस केस में तो बराबर होएगा 0 वाले में। Kp Kc पॉजिटिव नेगेटिव में भी बराबर हो सकता है अगर टेम्परेचर 12.18 केल्विन हो जाए, 1/0.0821। अच्छा जी, अगर यही लीटर एटीएम में इसका डिस्कशन कर रखा हो, मतलब Kp आपको एटीएम में चला रखा हो, तो ये वैरायटी आप चलती रहेगी। कुल मिलाकर जो निकला 1/r, जब t का वैल्यू हुआ तो Kp Kc बराबर हो गए हैं, Kp Kc बराबर हो गए। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है, क्लियर, स्टेबिलिटी। अब सोचे ना, Kp अगर वैल्यू ज्यादा है तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल है, और अगर Kp कम है तो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है। रिएक्शन आगे गई नहीं ना बच्चे। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस जब K का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज। मैं तो कह रहा हूं कि इस पे मगजमारी करो ही मत, K इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिख दो। अगर K का वैल्यू ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा है, ठीक है जी, ज्यादा है तो स्टेबल है, और ये भाई साहब अनस्टेबल है। और ऐसे K की वैल्यू अगर कम है तो ये कम है, ये ज्यादा है, तो इसका मतलब जो कम है वो अनस्टेबल है और जो ज्यादा है वो स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस व्हेन द वैल्यू ऑफ K इज इंक्रीजेस। इसका एक यहां सैंपलिंग करवा के दे रखी है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन व्हिच वन ऑक्साइड इज मोर स्टेबल। चेक करें, 10⁻24 10 आ गया आपके पास, तो आप इस वैल्यू को देखकर खुद ही समझदार हो कि जिसका K ज्यादा है उसका जो ऑक्साइड है वो स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑक्साइड इज मोर स्टेबल। श्योर, XO का K ज्यादा, तो इसका मतलब इसके प्रोडक्ट स्टेबल ज्यादा। ओके, तो यहां उसने बोला हुआ है 2x2 x2 प्लस 2O2, और यहां आपके पास K2 2.5 आ रखा है। तो जब आपके पास K, सुनते रहिएगा, K ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा, तो ऑक्साइड अनस्टेबल। अगर आप प्रोडक्ट स्टेबल पूछ रहे हो तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे, इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच वन ऑक्साइड इज मोर स्टेबल, तो सेकंड वाला ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, XO2। क्यों, अभी बताया ना, जिसका K कम है उसके प्रोडक्ट कम है, उसका रिएक्टेंट ज्यादा, तो रिएक्टेंट यहाँ ऑक्साइड है, स्टेबल ज्यादा होगा। क्लियर ना। चलिए अब बिगिनर बॉक्स 2 को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारा जो टारगेट और फोकस चल रहा है, इट इज द बिगिनर्स बॉक्स 2। बिगिनर्स बॉक्स 1 के बाद क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। तो साफ सी बात है कि प्रोडक्ट उसी का ज्यादा स्टेबल होएगा जिसका K का वैल्यू ज्यादा होने वाला है। तो K का वैल्यू 10⁻⁻2 की रेंज, 2 की रेंज 294, ये 200 है और ये 294 है, और यहां इन दोनों को तो आप भूल ही जाए। तो 200 और 294 में से आपका आंसर आएगा जिसका Kc
ज्यादा है 294, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबको पता है कि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट बनते हैं के फॉरवर्ड से और के बैकवर्ड से बनते हैं रिएक्टेंट वापस। तो फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड आपका आंसर आएगा, फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड आपका आंसर आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है एट 527 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको 527 प्लस 273 800 केल्विन दे रखा है। ओके, अमोनिया हाफ N2 3/2H2 केसी का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप जानते हैं केपीसी इक्वल क्या है, केसी आरटी पावर डेल्टा एनजी, और जो डेल्टा एनजी है क्लियर, ये 2 मोल हुए 3/2 प्लस 1/2, डेल्टा एनजी 1 आ गया। ओके, तो इसकी जगह 1 लिखा जाएगा। तो जब आप 1 इसकी जगह लिखोगे और कंप्लीट केपी केसी की वैल्यू आप 4 पुट करने वाले हो। ओके, और 2 माइनस 1 1 आ चुका है, और केपी केसी आरटी पावर 1 लिख रहे हो। तो आरटी की वैल्यू 800 है आपके पास। तो साफ सी बात है, इनमें से तो मुझे कोई ऑप्शन नजर आ नहीं रहा। केपी इज इक्वल टू केसी आरटी पावर डेल्टा एन, तो ये आपके पास नन ऑफ दीज आंसर इसका मैच कर जाएगा। ओके, क्योंकि यहां 2 माइनस 1 है तो डेल्टा एन जी 1 है, और ये पावर -2 लगा रखा है, यहां भी 2 लगा रखा है, यहां भी 2 लगा रखा है। ये तब हो सकता था अगर ये 2 अमोनिया, उसमें भी पावर 2 वाले ऑप्शन फिर आप चूज कर लेते। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फॉर द इक्विलिब्रियम SO2 Cl2 चेंज टू SO2 प्लस Cl2, यहां डेल्टा Ng आपके पास 2 माइनस 1 1 है। गैस गैस गैस, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच Kp बाय Kc इज इक्वल टू 3। तो Kp इज इक्वल टू Kc लिखा हुआ है, RT पावर यहां 1 लिख देते हैं जी, और Kp बाय Kc आपसे पूछा हुआ है, और RT। ओके, तो थोड़ा सा आप सोचिए कि आपको टेम्परेचर पूछा हुआ है और इसकी RT की वैल्यू हमें 3 आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहां सोल्व करना शुरू किया। RT इज इक्वल टू 3, क्लियर। मुझे पता है ये 0.0821 है, ये T है, ये 3 है। तो T इज इक्वल टू मेरे पास जो आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 0.0821, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक सोल्व करके बताया था 1/r का वैल्यू। ओके, तो वो आपके पास था 12.18, उसी का 3 टाइम्स आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये 3/r को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में अब हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम। फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में टेम्परेचर, जैसी आपकी क्लास केमिकल काइनेटिक्स 12th होगी तो वहां आपको आर्रेनियस इक्वेशन लिखी मिलेगी, वहां भी टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह पे रेट कांस्टेंट। तो यहां मुझे वेंटोव इक्वेशन समझनी पड़ेगी, वेंट होफ इक्वेशन। ठीक है जी, वेंटोव इक्वेशन, log K2 by K1, ये रेट ऑफ रिएक्शन है 2.03 R 1/T1 माइनस 1/T2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका एलसीएम लेकर इस तरीके से सोल्व कर लिया गया है। लेकिन मेरी आपसे सिंपल एक ही यहां बात कहने के लिए है
इस फॉर्मूले को याद रखो, log K2 बाय K1 हो जाएगा, क्लियर, log K2 बाय K1 हो जाएगा, डेल्टा H रिएक्शन हो जाएगा 2.303 1 अपॉन T1 माइनस 1 बाय T2। ओके, तो अब हमें करना क्या है, अब हमें करना क्या है, समझना है कि अगर अलग अलग टेम्परेचर का और अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शन हो, जैसे डेल्टा H जीरो हो जाए, जो बहुत कम देखने को मिलता है कि रिएक्शन के ड्यूरिंग ना तो हीट इवॉल्व हुई ना एब्जॉर्ब हुई, तो log K2 बाय K1 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आप समझ बैठेंगे कि log K2 इज इक्वल टू log K1 हो गया है, मतलब K2 इज इक्वल टू K1 हो गया है। These type of reactions which have delta zero are not affected by the temperature। ओके, अब हम एक काम करते हैं, क्लियर, अब हम एक काम करते हैं जहां डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक आपके पास डेल्टा एच हो जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाकर सुनिएगा, मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूं आपको। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो, इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव हो आपके पास, ठीक है जी, तो साफ है कि K2 का वैल्यू ज्यादा होएगा, K2 का वैल्यू ज्यादा होएगा, क्लियर। तो यहाँ आपके पास डेल्टा एच पॉजिटिव कर दिया गया है, log K2 माइनस log K1, जो log K2 बाय K1 लिखा हुआ था, आप जानते होंगे जब आप log A बाय B लिखते हो कि log A माइनस log B के बराबर है, तो log K2 माइनस log K1 हो गया, ये वैल्यू अब आपके पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर ज्यादा हुआ, K2 ग्रेटर देन, जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, क्लियर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएं एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, तो रेट या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा, तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा, क्लियर। टेम्परेचर 25 डिग्री है, आपने 50 डिग्री कर दिया, और के का वैल्यू मान लीजिए 10 रेज़ टू पावर 2 था, अगला के का वैल्यू 10 रेज़ टू पावर 3 हो गया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से अगर के बढ़ा, तो अगर आपसे पूछे विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज, देन योर आंसर शुड बी एंडोथर्मिक, और वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर इंक्रीज इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और यही हरकत अगर वो एक्सो पे कर ले, यही हरकत वो अगर एक्सो पे कर ले, साफ सी बात है वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस विद टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, क्लियर। वो ऊपर लिखा था बस उसका ऑपोजिट आपने स्टडी करना है, उसका ऑपोजिट आपने स्टडी करना है, तो टेम्परेचर का स्टडी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे बेंट होफ फैक्टर से कर सकते हैं, ठीक है जी। सेकंड आपके पास है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ओके, जैसे a प्लस बी सी डी बन गया, ओके, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आपके पास प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स हो जाएगा, और अगर रिएक्शन रिवर्स कर दी जाए, ए बी सी डी की जगह सी डी ए बी कर दी जाए, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जस्ट ऑपोजिट रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है जी। अब आप सोचिए ये वाला जो केसी है और ये जो केसी डैश है, दीज टू आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, इसीलिए अगर किसी इक्विलिब्रियम को आप रिवर्स कर देते हैं, अगर आप रिवर्स कर देते हैं, तो केसी का वैल्यू भी जस्ट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी डैश इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ केसी, thus the two equilibrium कांस्टेंट्स आर रिलेटेड है, किसी भी रिएक्शन का रेसिप्रोकल हुआ तो केसी भी क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। मान लीजिए ए चेंज टू बी, केसी 10 है, इसको अगर बी चेंज टू ए लिख दिया, इसका केसी 1/10 हो जाएगा, जिसको आप 0.1 लिखने जा रहे हो, ठीक है जी। मल्टी स्टेप रिएक्शन बहुत अच्छा टॉपिक है ये, आयनिक इक्विलिब्रियम में बड़ा काम आएगा आपके ये मल्टी स्टेप। इफ अ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर, मान लीजिए ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, और फिर ए से डी बना, इन तीनों का सम करके, तो K1 बी बाय ए है, K2 सी बाय बी है, K3 डी बाय सी है, क्लियर।
और इसके लिए मान लो मैंने लिख दिया है, इस फाइनल इक्वेशन के लिए लिख दिया है k इज इक्वल्स टू डी बाई ए। तो अगर मैं इन सभी स्टेप्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का मल्टीप्लाई कर दूं, k1 इंटू k2 इंटू k3, b बाय ए कर दूं, c बाय b कर दूं, d बाय c कर दूं, तो मेरे पास d बाय ए बच जाएगा। यहां से कंक्लूजन निकलता है इफ वन रिएक्शन इज द सम ऑफ two or more several two or more equilibriums, then resultant equilibrium constant is equals to the multiply mean product of the equilibrium constants of those several steps। ये जो several steps है इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1 k2 k3 है, इन तीनों का सम करके अगर कोई फाइनल इक्वेशन मिलती है, इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का प्रोडक्ट फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होएगा। इतनी सी बात थी, बड़ी सिंपल सी। ओके, चेक करें, अगर कोई रिएक्शन जैसे SO2 गैस हाफ O2 SO3, इसका जो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो k1 है। ओके, और उसके बाद एक रिएक्शन और मिली NO2, ठीक है जी, इससे ये बना, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k2, इन दोनों का सम करके NO2 इसी साइड में पड़ा हुआ है और ये SO2 इसी साइड में पड़ा, यू देख लें प्रॉपर आपको विजिबिलिटी आ जाएगी। SO2 ये रहा फाइनल इक्वेशन में, हाफ O2 है नहीं, लेकिन NO2 फाइनल इक्वेशन में, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो मेरे पास ये k बन जाएगा। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को जोड़ने की, रिएक्शन तो जोड़नी ही पड़ी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको क्या करने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई, जैसा कि मैंने आपको AB BC CD करके बताया था। ओके, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, स्टोक्योमेट्री ऑफ द रिएक्शन। स्टोक्योमेट्री, आप जानते हैं स्टोक्योमेट्री क्या है, ये आपके पास मोल्स ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन, मोल्स ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन, moles of the balanced equation, stoichiometry of the reaction when a reversible reaction is multiplied or divided by a coefficient, then the value of equilibrium constant will be numerically different in these cases। बड़ा सिंपल है, a से b बना, फिर इसका मल्टीप्लाई n से हुआ, n a और n b बना, यहाँ का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1 है तो यहाँ k1 पावर, और इसी को अगर मैंने डिवाइड बाय n कर दिया तो a बाय n हो गया, b बाय n हो गया, और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है अगेन k1 पावर 1 बाय n। तो जिससे भी मल्टीप्लाई हो, जिससे भी डिवाइड हो, ओके, वो उसका पावर बन जाएगा, उसका पावर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल इन द डिसोसिएशन ऑफ NO2, ये देखिए आप, ये देखिए ये लिखा हुआ है, अगर मैंने इसको इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड किया, बड़ी सिंपल सी बात है, जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होएगा वो Kc की पावर हाफ होएगा, Kc की पावर हाफ होएगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय करने के लिए बोल रहा है जी। Kc का रूट ले लिया, Kc का रूट ले लिया तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। क्लियर? अब कुल मिलाकर हमें फाइनल रिजल्ट ये मिला, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनल रिजल्ट हमें ये मिला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में आपके पास अगर मल्टीप्लाई कर दिया होता, तो मैंने आपसे क्या कहा, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर 2 हो जाएगा। then the reaction becomes for NO2 4, और ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन हुआ। कुल मिलाकर ये ट्रिकी मेथड से आपको फाइनल हाईलाइट ये करना पड़ेगा कि अगर डिवाइडेड बाय n है तो पावर 1 बाय n, मल्टीप्लाई विद n है तो पावर n। ठीक है जी, अब यहाँ गोल्डन की पॉइंट्स है मेरे पास, मैं इस पे थोड़ा फोकस करता हूँ। जो फैक्टर अफेक्ट नहीं करते, फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, the value of equilibrium constant is purely independent for the following factors: concentration of reactant product, बिल्कुल नहीं, 5 मोल 15 मोल 50 मोल कितनी ले लो, equilibrium constant depends on equilibrium concentration, pressure, volume, presence of catalyst, presence of the inert material। value of equilibrium constant depends only and only temperature
एज वेल हुआ, हमको बताया स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया, रिएक्शन लिखने का तरीका हो गया, किस तरीके से आपने रिएक्शन को लिखा है। तो थोड़ा सा फोकस कर ले इलस्ट्रेशंस पे। XCF6 वाटर, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम है। फिर XCFO4 ये रिएक्शन लिखा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। अब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का बताना है, थोड़ा सा मेरे साथ रहिएगा। देखो प्रोडक्ट साइड में आपको जो रिएक्शन, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन XCO4 यहां पड़ा हुआ है, तो ये रिएक्शन तो मुझे लिखनी पड़ेगी, पक्का लिखनी पड़ेगी। और इसमें ये प्रोडक्ट है, इसमें भी ये प्रोडक्ट है, लेकिन XCF6 इसमें भी रिएक्टेंट है, इसमें भी, इसको भी लिखना पड़ेगा। तो हमें इक्वेशन 1 XCF6 प्लस वाटर क्लियर XeOF4 प्लस 2HF। ओके, जब इस रिएक्शन को लिखते हैं क्लियर, जब इस रिएक्शन को लिखते हैं तो साथ में आप लिखते हो इस इक्वेशन को बनाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर HF मुझे दिख रहा है क्लियर, इसमें भी XCF6 मेरे को दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूं इस इक्वेशन को जो मैंने अभी लिखी है क्लियर, क्योंकि HF मुझे प्रोडक्ट साइड में चाहिए, इसमें रिएक्टेंट साइड में चाहिए, तो मैं इस रिएक्शन का रेसिप्रोकल लिख लेता हूं क्लियर, 2HF प्लस XeOF4 पहली वाली रिएक्शन का, XCF6 प्लस वाटर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। उसके बाद जो इक्वेशन 2 है उसको वैसे के वैसे लिख लेते हैं, जिससे ये इससे कैंसिल हो जाए, ये इससे कैंसिल हो जाए, नहीं चाहिए, और ये प्रोडक्ट साइड में हमारे पास मिल जाए, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। तो मैंने आपसे क्या कहा था, दो रिएक्शन को जोड़ो तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करो, K2 शुड बी न्यूमरेटर, K2 should be in numerator and K1 should be in the denominator। ठीक है जी, काम बड़ा आसान था, सुनते रहिए, सारा चैप्टर आसान हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 5 है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों को अफेक्ट नहीं करता। गलत बात हो गई ये तो बिल्कुल क्लियर। जब पहला ही स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए, पुराना मॉडल है एम्स का क्लियर, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू सेम एक्सटेंट क्लियर। हाँ ठीक है, जितना फॉरवर्ड को अफेक्ट करता है उतना बैकवर्ड को अफेक्ट करता है, लेकिन क्या करें जब पहला आंसर ही गलत हो गया, तो आंसर हमारे पास और आ गया। अब हमारे पास इस चैप्टर में शुरू होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या है जी, समझना, सारा चैप्टर का बैकबोन और सोल यही है। ये क्या है, ये फ्रैक्शन ऑफ मोल्स है ऑफ रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं, डिसोसिएट कर रहे हैं। तो अल्फा एक्स बाई ए, एक्स कौन हुआ, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, एक्स कौन हुआ जो डिसोसिएट हुआ, ये डिसोसिएटेड मोल्स है, ये डिसोसिएटेड मोल्स है, और जो ए है वो मेरे पास इनिशियल मोल्स है क्लियर, डिसोसिएटेड, और ये नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, ये इनिशियल, और इससे अल्फा बना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। परसेंटेज निकालना है, यू शुड मल्टीप्लाई द डिसोसिएटेड मोल बाय इनिशियल मोल्स क्लियर है, वो परसेंटेज डिसोसिएशन निकल आएगा, परसेंटेज डिसोसिएशन निकल आएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल और इलस्ट्रेशन 6 की बात हो रही है। ओके, 40% of PCl5 is not dissociated, 40% clear, at 300 the reaction is carried out in a flask of 1 liter capacity, Kc निकालना है, Kc निकालना है। उसने कहा 40% of PCl5 is not dissociated, 60% dissociate हुआ ना, तो इसका जो Kc है ओके, उसके लिए हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, PCl5 लिखा, PCl3 लिखा, क्लोरीन लिखा, 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। ओके, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू, एक ट्रिक और बता दूं, जब भी वॉल्यूम 1 लीटर दे रखा हो, जब भी डेल्टा एन जी 0, तो आप वॉल्यूम को भूल जाओ, नो नीड टू राइट द वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिखने की कहीं जरूरत आपको नहीं है, वॉल्यूम को लिखने की कहीं भी जरूरत आपको नहीं है। ठीक है जी, अब आपके पास इसका वैल्यू 40% नॉट डिसोसिएटेड, इसका मतलब क्या हुआ, 60% डिसोसिएट हो गया।
यहां मैं लिख देता हूं 0.4, यहाँ 0.6, यहाँ 0.6 और केसी निकाल लेता हूं 0.6 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 0.4। ओके, ये बन गया मेरे पास 6 इंटू, क्लियर, 0.6/4। तो आप जिस भी तरीके से इसको सोल्व करना चाहते हो, क्लियर, ये 3.6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 0.9 आपके पास एग्जैक्टली आंसर आ गया है। इलस्ट्रेशन 6। कंफ्यूजन हो आप मेरे से डिस्कशन जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन 7 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इन द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, इन द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, ओके, A change to B plus C, ये इक्वेशन है इक्विलिब्रियम। 2 moles of A are taken, A लिख दिया, आप इसको उतार लो जल्दी से, तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं। जब भी आपके पास वॉल्यूम 1 लीटर हो, डेल्टा G 0 हो, उस केस में फिर हम लोग वॉल्यूम का जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि उसका कोई फायदा होएगा नहीं, हमारा टाइम खराब होएगा, और हम टाइम खराब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। A B plus C, 2 moles of A are taken, clear, out of which 0.5 moles get dissociated, कोई प्रॉब्लम नहीं है। What is the amount of dissociation of A? What is the amount of dissociation of A? ठीक है जी, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया था, जैसा कि आपको, जैसे मैंने 2 से शुरू किया, ये 0 0 हो गया, x 0.5 है, 2 माइनस x, x कर दिया, 2 माइनस 0.5, ये सेम मेरी वाली लाइनें आ गई हैं। Since 2 mole dissociated into 0.5, clear, ये तो पूछ रहा है what is the amount of dissociation of A, clear, therefore 1 mole will dissociated into 0.25। और अगर आपको याद हो तो ऊपर बताया गया था आपको क्या, कि x क्या है, x आपके पास ये इनिशियल मोल हो गए 2, और ये 0.5 हो गया, सोल्व किया 0.25 आ गया। तो इतनी सी स्टोरी थी, कोई बहुत ज्यादा हैवी काम हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन को पढ़ो बस ना। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए, तो 2 पे 0.5 है, 1 पे 0.5 है, 0.25 है, ठीक है जी। ये बिगिनर्स बॉक्स है, 3 नंबर, 2 हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है आपके पास 7। तो इन 7 क्वेश्चन को हम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बिगिनर बॉक्स का पहला क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन टू HCl H2Cl2 4 into 10 raised to power minus 34। मैंने इसको हाफ कर दिया, हाफ करने में जो मेरे पास नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो पुराने वाले का रूट लेकर आएगा, क्योंकि हाफ किया ना मैंने, तो 4 का रूट 2 हो गया, 10 raised to power minus 34 का रूट 10 raised to power minus 17 हो गया, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग गैसियस इक्विलिब्रियम गिवन बिलो। N2 3s2 अमोनिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, ये N2O2 2NO इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। ऐसे क्वेश्चन बड़े ज्यादा आते हैं नीट के एग्जाम में, तो आप फोकस करके रखिएगा इसको। H2 हाफ O2 वाटर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3। अब देखो मेरी बात सुनना, हमें अमोनिया रिएक्टेंट साइड में चाहिए, ठीक है जी। तो मैंने इक्वेशन 1 को, क्लियर, जस्ट ऑपोजिट लिख लिया, 2 अमोनिया N2 3H2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K1 हो गया। अब मुझे 5/2 O2 चाहिए, ओके, 5/2 मतलब 2.5। तो अब आपके पास इसमें तो ऑप्शन था नहीं, एक और पे फोकस करें। NO2 चाहिए प्रोडक्ट साइड में, इसमें है, इक्वेशन नंबर 2 को एज सच लिख देते हैं, ठीक है जी। अब आपको चाहिए, वैसे K2 जहां जहां न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है वो तुम्हारे आंसर हो सकते हैं, वो तुम्हारे आंसर हो सकते हैं, वो तुम्हारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है जी। चलो कोशिश करते हैं। अब मुझे वोटर फाइनल इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने इसको 3H2 लिखा, इसको 1.5 O2 लिखा, इसको 3 वोटर लिखा, और जब भी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हो पावर 3 हो जाएगा। जहां न्यूमरेटर में K की पावर 3 है, K3 की पावर 3 है, वो आपका आंसर हुआ।
जब इन सबको जोड़ दोगे तो ये K2 इनका सबका मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है जी। तो आपके पास एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर? ये हमारे बिगिनर बुक्स का क्वेश्चन था, सेकंड नंबर। नाउ मूव टुवर्ड्स द थर्ड। क्लियर? यूजिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशंस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन? ये गैस हुआ, ये CO गैस 2H2 हुआ, ये आपके पास Kc मोल पर लीटर पावर डेल्टा G 2 - 1 1 मोल पर लीटर, आंसर आ गया, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, मोल पर लीटर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास फोकस चलेगा, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। भाई कुछ भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कि डेल्टा H जीरो है, डेल्टा H पॉजिटिव है, डेल्टा H नेगेटिव है, अफेक्ट तो होएगा। may increase or decrease depends on the exo-endothermic reactions। ठीक है जी। नेक्स्ट, what will be the equilibrium constant at 127? मीन टेम्परेचर को केल्विन में इमीडिएटली बदल लिया करो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री पे, 300 केल्विन पे, सॉरी, 4 है। ठीक है जी। और डेल्टा एच दे रखा है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा खींचेगा आपको। log K2 मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें पहली बात तो हम समझे ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है जी। और जो टेम्परेचर दे रखा है, एक है 126, एक है 127 मतलब 400 केल्विन, एक है 300 केल्विन। तो जब भी कभी आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के का वैल्यू कम हो जाएगा, बढ़ने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि लो टेम्परेचर पे 4 है, इससे भी कम वैल्यू आएगी। तो एक वेंटोव इक्वेशन यूज कीजिएगा, log K2 by K1 डेल्टा H ये जो दे रखा है, और R आप 8.314 लेंगे, 2.303 R। यहां आपके पास 1/T1 - 1/T2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करके आप इनमें से कोई एक वैल्यू पे पहुंच सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ बताऊं कि log K2 जो K2 है वो तो हमें निकालना है, 4 है। ये 46.06 माइनस इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। 2.606, यहाँ 8.31 और ऊपर 10⁻³ आपने भेज दिया। ठीक है जी। और एक बात समझे कि इस पूरे का सॉल्यूशन मैंने निकाला है 1/1200 आ रहा है। ओके, तो जब आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन की तरफ बढ़ोगे, जब आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन की तरफ बढ़ोगे तो 46.06 क्लियर, इनटू आप करेंगे 1000, फिर इसमें आप डिवाइड करेंगे 2.303 का, फिर इसमें आप डिवाइड करेंगे किसका, 8.314 का। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर आपके पास जो आंसर आएगा उसमें डिवाइड करेंगे 1200 का, तो आपके पास 2.0046 माइनस में आ रहा है। log K2, यहाँ log 4, यहाँ आपके पास क्या 2 वैल्यू ही आ रहा है माइनस में। ठीक है, तो उसके बाद इस वैल्यू को ले जाकर उधर जोड़ दो आप, log K2 ये आपके पास 0.6020 है, माइनस ये हुआ, प्लस 0.6020 हो गया, तो माइनस का 1.4 आ गया। ठीक है जी। तो माइनस का 0.4 आना, तो इसको आप लिखेंगे क्या, K2 इज इक्वल टू एंटी लोग ऑफ 2, क्लियर, और ये हो जाएगा आपके पास -2.6। तो जहां तक मुझे शक है, इस ऑप्शन पे आप पहुंच जाओगे, ये आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। और लोग एंटी लोग है तो उसकी 10 मिनट की अलग से क्लास है मेरी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, कोई पैसा तो लगता नहीं इसके लिए। हाँ, डेटा आपके जरूर लग रहा है, तो इतना कंप्रोमाइज तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं जी हम इसके अंदर। क्वेश्चन अच्छा था ये वाला। केपी ज्यादा कहाँ है, जहां डेल्टा एन जी, जहां डेल्टा एन जी, जहां डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, ये आंसर नहीं आएगा।
जीरो है, ये आंसर नहीं आएगा। ये 2 - 4 नेगेटिव है, ये आंसर नहीं आएगा, तो आंसर इज फर्स्ट। ठीक है जी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं जी हम इसके अंदर। देखिए, ये आपके पास सॉलिड, ये आपके पास सॉलिड, तो डेल्टा एन जी इसका जीरो ही हो गया, K1 इसका 60 है, सॉलिड हो गया, सॉलिड हो गया, यहाँ डेल्टा एन जी इसका जीरो है, इसका भी K2 180, कोई बहुत इश्यू नहीं है, क्योंकि आपको CO2 रिएक्टेंट में चाहिए और यहाँ प्रोडक्ट में इस रिएक्शन का रिवर्स, तो श्योर की 1/180 तो लिखना ही पड़ेगा। ओके, और इसका जो CO है, क्लियर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें यहाँ रिएक्टेंट उसका प्रोडक्ट है, तो अपने आप ही पहुंच जाएगी। इसके अलावा इसमें वाटर नहीं है, इसमें वाटर है, इस रिएक्शन को सीधे लिखना पड़ेगा आपको, तो 1/3 यानी 0.33 आपके पास एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा। तो सिंपल था, क्योंकि जो तामझाम इसमें करना नहीं आपने। मेरी बात को ध्यान से सुने, रिएक्शन नंबर 1 का वाटर इसके प्रोडक्ट में, इसको तो सीधा लिख दो, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और इसका जो कार्बन है वो प्रोडक्ट साइड में, इसका प्रोडक्ट उसका रिएक्टेंट, इसको उल्टा लिख दो, इसको सेम, इसको उल्टा, ये 60, ये 1/180, इससे 1/3 आंसर आ जाएगा आपके पास। अब हमारा फोकस है एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन पे बात करने, ठीक है जी। तो एप्लीकेशंस ऑफ द लॉ ऑफ मास एक्शन में रिलेशनशिप ऑफ डिसोसिएशन एक्स विद अल्फा वॉल्यूम वी एंड प्रेशर ई। तो धीरे धीरे हम एग्जांपल्स उठाना शुरू करते हैं इसके अंदर, जिससे आप केसी और केपी बनाना सीख जाएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम हमारे पास है होमोजेनस गैसियस रिएक्शन टाइप 1, इसमें डेल्टा एन जी क्या हो, जीरो। सबसे पहले हम एच आई का सिंथेसिस सीखते हैं, एच आई का बनना, H2I2, इससे बनेगा 2HI, एच आई का फॉर्मेशन होगा। एक्सप्रेशन ऑफ केसी चाहिए, और वैसे भी आपको पता है वही केपी आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा एन जी क्या चल रहा है इसका, जीरो। डेल्टा एन जी क्या चल रहा है इसका, जीरो। ठीक है जी। जब आपके पास डेल्टा एन जी जीरो हो, तो H2 का आपने इनिशियली 1 मोल लिया, आयोडीन का इनिशियली 1 मोल लिया, ठीक है जी। द फॉर्मेशन ऑफ HI फ्रॉम H2 एंड I2 इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग। तो या फिर इससे आप ए बी लिख सकते हैं, या ए लिख सकते हैं, या 1 1 लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हुआ क्या, इनिशियली जो मोल्स थे वो जीरो थे, तो ये आपको रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, और ये इसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और मैं फिर आपको बोल दूं, ये जो x है, ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिटरमाइन होएगा। मान लीजिए इसकी जगह 5 मोल भी लेके चलते हैं, तो यहाँ आप 5 - x और 5 - x ही करेंगे, तो यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ 2x लिखेंगे। नाउ, और एक छोटी सी बात जो मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ, डेल्टा एन जी जब जीरो हो, तो वहां वॉल्यूम को लिखने की कोई नीड नहीं है, नो नीड टू राइट द वी, वॉल्यूम को लिखने की कोई नीड आपको वहां नहीं है, वॉल्यूम को लिखने की कोई नीड आपको वहां नहीं है, ठीक है जी। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, ओके, लेट्स अस स्टार्ट विद a mole of hydrogen, b mole of iodine in the closed vessel of volume v, but equilibrium x moles of each of hydrogen iodine have reacted, ये x रिएक्शन हो रखी है, 2x moles of HI will be formed, so active masses, तो वो तो श्योर है, आप जानते हैं, मोल बाय वॉल्यूम, एक्टिव मास, मोलर मास, मोलैरिटी, एक्टिव मास, और इसकी जगह आप कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहे हैं, तो A-x/V, B-x/V, 2x/V, आप समझ तो गए ना, ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जैसे लो ऑफ मास एक्शन लगाएंगे, तो न्यूमरेटर में HI का स्क्वायर, H2I2 रिएक्टेंट से डिनोमिनेटर में टिकेंगे, डिनोमिनेटर में। सोल्व करने पर मैंने आपसे पहले भी कहा था, V तो गायब होना ही होना है, क्योंकि वो कैंसिल हो रहा है, इसका v स्क्वायर, इसका v भी कैंसिल हो गया, k c इज इक्वल टू 4x स्क्वायर a माइनस एक्स b माइनस एक्स, मान लीजिए 1 1 होता, तो 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाना था, डिपेंड कर रहा है, क्लियर, वो किस मॉडल में आपको लिखकर देना चाहता है। अब अगर a और b 1 है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ओके, तो वहां आपके पास जो
रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वो Kc इज इक्वल टू 4x स्क्वायर 1 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लेते हैं वेरी वेरी लेस देन 1 है, जैसे कोई आपके पास 100 पैसे में से क्लियर मुश्किल से 0.01 पैसा आपके पास क्या हुआ है, खर्च हुआ है, तो आप कहते हो यार कुछ ज्यादा खर्च हुआ नहीं है, तो नेग्लिजिबल चेंज है, नेग्लिजिबल चेंज है। 1 माइनस एक्स को आपने 1 लिख दिया, तो इसी इज इक्वल टू 4x स्क्वायर आ गया। ओके, इसी इज इक्वल टू 4x स्क्वायर आ गया है। तो बार बार कह रहा हूं, ना तो इसमें प्रेशर है ना ही इसमें वॉल्यूम है, सो x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू kc बाय 4 हो गया। और ये प्योरली इंडिपेंडेंट है इससे, वॉल्यूम से भी और प्रेशर से भी, वॉल्यूम और प्रेशर दोनों से इंडिपेंडेंट है। ओके, अब मैं आपसे कहूं कि ये काम करने की नीड आपको नहीं है, क्योंकि जहां जहां डेल्टा एन जी जीरो है वहां वहां केपी इज इक्वल टू केसी होगा। चलो, फिर भी आप चाहते हैं आप इस पर काम करें, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ये हाइड्रोजन के थे, ये आयोडीन के थे, ये एच के इक्विलिब्रियम पे मोल्स थे। ठीक है जी, सम हुआ तो ये 2x इस 2x से कटकर a प्लस बी, मेरे पास टोटल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन एच एट इक्विलिब्रियम आ गया। अगर टोटल प्रेशर सिस्टम का हम P मान लें, ओके, पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल मोल्स, टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर, इंडिविजुअल मोल्स टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर, इंडिविजुअल मोल्स टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। तो हमने क्या किया, इन सबको पुट करना है केपी। केपी क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट दोनों लिख दिए गए क्योंकि रिएक्शन आपके पास ओरिजिनली H2I2 और 2HI थी। ठीक है जी, तो यहां से जैसे जैसे वैल्यूज पुट हुई, मैंने आपका डेल्टा एनजी के अंदर वॉल्यूम पुट नहीं करना है, प्रेशर पुट नहीं करना है, कैंसलेशन पे जाएगा। यहाँ आपके पास 4x स्क्वायर a माइनस बी, क्लियर, a माइनस एक्स सॉरी, ठीक है, और b माइनस एक्स का डेरिवेशन हो गया है। ठीक है जी, तो वही सेम हरकत वापस करें हम लोग, 1 इज वेरी वेरी लार्जर और x इज वेरी वेरी स्मॉलर, देन 1 माइनस एक्स 1 बन जाएगा, इज इक्वल टू 4x स्क्वायर आ जाएगा, और x इज इक्वल टू रूट kp बाय 4, x इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रेशर। वो नहीं था, जब वॉल्यूम पे डिपेंडेंसी नहीं है, प्रेशर पे तो डिपेंडेंसी वैसे भी हो नहीं सकती। क्लियर, सो एट इक्विलिब्रियम द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओके, इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रेशर ऑल्सो। जहां जहां डेल्टा एन है वो हमेशा फ्री रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, किससे, किससे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम और प्रेशर से प्योरली इंडिपेंडेंट रहेगा कौन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हमारा फोकस जो बढ़ चला है वो हो गया डेल्टा एनजी पॉजिटिव पे काम करे, होमोजेनस गैसियस रिएक्शंस ऑफ टाइप 2, जहां डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है जी, एक्सप्रेशन फॉर केसी, ये PCl5 PCl3 क्लोरीन हो गया, इनिशियली इसका ए मोल ले लेते हैं, ये इनिशियल मोल 0 0 चलेंगे, इक्विलिब्रियम पे a माइनस एक्स 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 हो जाएगा, क्योंकि स्टोकियोमेट्रिकली ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। चलो जी, लेट अ मोल्स ऑफ PCl5 बी टेकन इन क्लोज वेसल ऑफ वॉल्यूम V एट इक्विलिब्रियम, x मोल उसके डिसोसिएट हो गए और PCl3 क्लोरीन के बन गए। अब मुझे इनके एक्टिव मास पुट करने हैं, अब मुझे इनके एक्टिव मास पुट करने हैं। थोड़ा साथ साथ में कॉपी पेन आप भी लेकर बैठेंगे और हाथ पर चलाते रहिएगा, तो ये नहीं सुनते जा रहे हैं। तो PCl5 रिएक्टेंट है, ये तो डिनोमिनेटर में आना है, PCl3 क्लोरीन प्रोडक्ट्स है, ये न्यूमरेटर में आने। तो यहाँ आपके पास जब इसका कंप्लीट आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे, वो आपके पास बन जाएगा C इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स वी, सब सोल्व करने के बाद। और वही सेम हरकत अगर a बराबर 1 ले लें, 1 माइनस अल्फा या 1 माइनस एक्स वी हो जाएगा, x बिकम्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसको आप अल्फा, यहाँ a जब 1 ले लेंगे तो
तो x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बन जाएगा। तो आपको एक बात पक्का समझ में आई होगी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्लियर, वो 1 मोल के लिए ही डिफाइंड है, पर मोल के लिए। ठीक है जी। तो आपने करना क्या है, केसी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा वी, एक्स की जगह अल्फा अल्फा आ गया। अल्फा जब वो छोटा है तो अब यहाँ अल्फा डायरेक्टली टू रूट भी आ गया। यहाँ एक आप छोटा सा ट्रिक फॉलो करें, बहुत ही अच्छा ट्रिक है वो, उसको ध्यान से सुनिएगा। जब भी डेल्टा एनजी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, डेल्टा एनजी या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वी पावर डेल्टा एनजी बाय 2 से सोल्व करना। ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल में बड़ी हेल्प करेगा ये। ली चैटलियर प्रिंसिपल में बड़ी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? मान लीजिए कोई डेल्टा एनजी जीरो वाला है, यहाँ जीरो पुट किया, अल्फा प्योरली इंडिपेंडेंट हो गया, किससे? वॉल्यूम से भी और प्रेशर से भी। आपको पता है ये सब कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिफाइंड होते हैं। These all are defined at the constant temperature, clear? तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जितने बच्चे मेरे को सुन पा रहे हैं सब जानते हैं कि आपको बॉयल्स लॉ लगता हुआ मिलता है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो मैं इसकी जगह पर 1 बाय P डेल्टा एनजी बाय 2 पुट कर दूंगा। डेल्टा एनजी जीरो है, अगर डेल्टा एनजी जीरो है तो अल्फा इंडिपेंडेंट फ्रॉम वॉल्यूम एज वेल एज प्रेशर। अगर ये पॉजिटिव है तो वॉल्यूम का डायरेक्टली इधर रूट स्क्वायर 1 बाई 2 1 बाई 3 बाई 2 जो भी डिपेंड कर रहा है डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है, और प्रेशर का इनवर्सली जब डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तब है जी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। ये सिर्फ PCl5 के लिए है, और मैंने इस बात को जनरलाइज करने की कोशिश की जो आपके लिए एक हाई लेवल की ट्रिक होगी। इसको आप जरूर अपनी कॉपी में नोट करें। If you want to learn something special, clear? टीचर इकट्ठा करता है कई सालों में और आपको 5 मिनट के अंदर वो हैंड ओवर कर देता है, तो उसका फायदा उठाएं, नुकसान नहीं होना चाहिए। इसका केपी का एक्सप्रेशन चाहिए मुझे, इसके केपी का एक्सप्रेशन चाहिए मुझे। लेट द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम P, टोटल मोल जैसा कि पहले था A माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, A प्लस एक्स हो गया। ओके, अब इंडिविजुअल बाय टोटल, टोटल प्रेशर, इंडिविजुअल मोल टोटल प्रेशर, इंडिविजुअल मोल टोटल प्रेशर। लो ऑफ मास एक्शन PCl5, ये PCl3 क्लोरीन, ये आपको पता है दीज आर द प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स तो न्यूमरेटर में रहेंगे और रिएक्टेंट्स डिनोमिनेटर में रहेंगे। रिएक्टेंट्स डिनोमिनेटर में रहेंगे, रिएक्टेंट्स। ओके, तो जैसी वैल्यू पुट की x x x स्क्वायर हो गया, p p p स्क्वायर, बट डिनोमिनेटर में भी p था, उसका कैंसलेशन हो गया। ओके, तो फाइनल टर्म मेरे पास जो आएगी अल्फा स्क्वायर p 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा इज कलेक्टिवली 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। और वही सेम हरकत अगर मैं 1 की वैल्यू अल्फा से कुछ ज्यादा कर रहा हूं तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 हो जाएगा, AP इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर P हो जाएगा। और हमने जो थोड़ी देर पहले आपको ट्रिक बताया था वो एज सच एप्लीकेबल हो गया है। जब भी डेल्टा एनजी पॉजिटिव हो तो अल्फा प्रेशर का इनवर्स होएगा, अल्फा प्रेशर का इनवर्स होएगा, अल्फा प्रेशर का इनवर्स होएगा। वही तो हुआ, बाकी डिपेंड करता है डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है। डेल्टा एनजी 1 है, रूट में आ जाएगा, तो डेल्टा एनजी अगर 2 है विदाउट रूट रह जाएगा। ओके, बट डेल्टा एनजी प्लस के लिए अल्फा और पी इनवर्सली होंगे, अल्फा भी डायरेक्टली होंगे। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टोटल प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। अब हमारा थर्ड टाइप शुरू होगा जहां डेल्टा एनजी क्या चलेगा जी, नेगेटिव। डेल्टा एनजी क्या चलेगा, नेगेटिव।